Hello and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today listeners will also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371-7106 and 2371-7117. And listeners who will be calling us from outside Delhi will have to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह हम आज भी ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और आज हम कार्यक्रम में आपके सवाल भी शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ यामिनी अग्रवाल जी। यामिनी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है अनुभव रोहतगी। Thank you, Nikhil. India to witness GDP growth of 8 to 8.5% in 2022-23 fiscal. Economic survey estimates growth of 9.2% for the current fiscal. Domestic stocks climb more than 1%. Sensex regains the 58,000 mark. Nifty reclaims the 17,300 level. Rupee locks robust appreciation of 42 paisa against the US dollar. And Brent crude prices rise to trade near $91 per barrel. मुख्य समाचारों पर नजर डालते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद में 8 से 8.5% की वृद्धि का अनुमान। अर्थव्यवस्था के वास्तविक रूप से 9.2% बढ़ने की संभावना। घरेलू शेयर बाजार में 1% से अधिक की बढ़त। सेंसेक्स फिर से 58,000 के स्तर पर पहुंचा। निफ्टी भी 17,300 अंकों के पार। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 42 पैसे मजबूत हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत लगभग $91 प्रति बैरल हुई। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद में 8 से 8.5% की वृद्धि हासिल हो सकती है। ये वृद्धि व्यापक टीकाकरण, आपूर्ति पक्ष के सुधारों से लाभ और नियमों में ढील, मजबूत निर्यात वृद्धि तथा पूंजीगत खर्च को बढ़ाने के लिए राजकोषीय स्थान की उपलब्धता से हासिल होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया, जिसमें कहा गया है कि आने वाला वर्ष निजी क्षेत्र के लिए निवेश के लिए तेजी से पूर्णतः तैयार है और इसमें वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में सहायता प्रदान करने के लिए ये मजबूत स्थिति में है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए विकास अनुमान इस धारणा पर आधारित है कि भविष्य में अर्थव्यवस्था पर प्रहार करने वाली कोविड महामारी जैसी कोई आर्थिक व्यवधान नहीं होगा, मॉनसून सामान्य रहेगा और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा वैश्विक तरलता की निकासी व्यापक रूप से व्यवस्थित होने की संभावना है। अनुमानों का जिक्र करते हुए सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2020-21 में 7.3% तक आने के बाद 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के वास्तविक रूप से 9.2% बढ़ने का अनुमान है। वहीं क्षेत्रीय पहलुओं पर ध्यान देते हुए सर्वेक्षण में कहा गया है कि कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्र महामारी से सबसे कम प्रभावित हुए हैं और पिछले वर्ष 3.6% की बढ़ोतरी के बाद वर्ष 2021-22 में इस क्षेत्र में 3.9% वृद्धि की आशा है। मौजूदा वर्ष में खरीफ फसल सत्र के लिए खाद्यान्न उत्पादन करीब 150 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर आने का अनुमान है। According to the economic survey, the industrial sector went through a sharp rebound from a contraction of 7% in 2020-21 to an expansion of 11.8% in this financial year. The survey said that the services sector has been the hardest hit by the pandemic, especially segments that involve human contact. This sector is estimated to grow by 8.2% this financial year, following last year's 8.4% contraction. The survey added that total consumption is estimated to have grown by 7% in 2021-22, with government consumption remaining the biggest contributor as in the previous year. In conclusion, the economic survey is quite optimistic that overall macroeconomic stability indicators suggest that the Indian economy is well placed to take on the challenges of 2022-23, and one of the reasons that the country's economy is in a good position is its unique response strategy. The pre-budget economic survey was tabled ahead of the union budget, which will be presented tomorrow for the next financial year, beginning from the 1st of April this year. Dr. Agarwal, your
initial comments. And before we go to your initial comments, let's listen into what one of our one of the experts has to say about the today's economic survey. Talking to News Services Division of All India Radio, Chairman to the Prime Minister's Economic Council, Dr. Vivek Debroy, said that 9.2% growth rate for the current fiscal in the economic survey is quite realistic. It's a fairly robust revival across sectors, and this does not merely offset the decline that happened in the preceding year. The level of GDP also surpasses the pre-pandemic levels. This is a point that survey has also made. If you look at external forecasts, most people today would go along with that 9.2% real growth rate projected in survey for this financial year. So therefore, I think that 9.2% is completely realistic. And let's listen into another reaction. Talking on the economic survey, Niti Aayog Vice Chairman Dr. Rajiv Kumar said the Indian economy has now regained the pre-pandemic level and the country is on the path of sustainable growth. My own understanding would be that Indian economy in 2022-23 will grow between 8.5% to 9%. I go along with the economic survey. The survey's assumptions on which this growth target, the growth estimate is based are very sound. They're talking about the recovery in manufacturing, in the services, which had suffered the most, and also in private investment and consumption. And of course, the government will do its role in expanding the capital expenditure on public infrastructure. So I think altogether, we are now on a trajectory of rapid and sustained growth in the years to come. Dr. Agarwal, we already have our first caller online with us. That is Vikas from Gurugram. Welcome to the program, Vikas. Please ask your question. Thank you, Anupa. Good evening, everyone. As a retail investor, I always find it hard to use the buy the dip strategy. जैसे कोई stock गिरता है, अच्छा stock जब कोई गिरता है, तो मैं और ले लेता हूँ. So I lower my cost of holding and it increases the number of shares I hold. So how do I distinguish between a temporary drop in price and a warning signal that prices are about to go much lower? I mean, do I need to learn technical analysis and apply stop loss, or just use, common sense and add when the fall is exhausted and it starts to pull back? Thank you. Well, it will depend upon your investment horizon. Specifically, if you are going in for an intraday trade or you're going in for short-term trades for a month or so or a year, then technical analysis is very good to identify the buy and the sell points, specifically with supports, resistances, and 200 days moving averages and 21 days moving average. Some very basic, simple technical analysis would help you identify what would be the temporary dips. Also, you can identify the primary trends in the market with vis-a-vis the secondary and the tertiary trends. और दिल्ली से असलम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं. हेलो सर, नमस्कार जी. नमस्कार, आपका प्रश्न पूछिए. सर, मेरा प्रश्न सुकन्या योजना के बारे में बताएं. आप प्लीज अपना रेडियो थोड़ा डाउन कर लें. जी, सुकन्या योजना 26 साल तक की मिल सकती है. असलम जी, आपको अपना सवाल दोबारा पूछना पड़ेगा. आप ये सुकन्या योजना के बारे में एक सवाल पूछ रहे थे. जी, सुकन्या योजना के तहत आप जो है अपना पैसा जमा करा सकते हैं और 18 साल तक वो जो है पैसा जमा रहेगा और आपकी डॉटर को वो 18 साल बाद दे दिया जाएगा उसकी शादी या उसकी एजुकेशन के लिए. उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 9% के आसपास होता है. हायर इंटरेस्ट रेट होता है और वो आपको फायदा पहुंचाता है. 7.75% इंटरेस्ट रेट होता है. डॉक्टर अग्रवाल, लेट्स कम बैक टू द इकोनॉमिक सर्वे दैट हैज कम आउट टुडे. पॉजिटिव picture being presented overall, and what are your first comments on the economic survey and the kind of inferences that we can draw from it about the budget? I think what it clearly indicates is that there is macroeconomic stability in the economy. The economic recoveries are positive in terms of all the trends, whether we look at the agriculture sector, which is at 3.9%, look at the industry GVA, which is 11.8%, as well as the services sector, which is likely to grow at 8.2%. Overall growth for this fiscal at about 9.2%, and the continuing fiscal at 8%. Strong focus has been given on the way the recoveries have been and the way the pandemic has been handled to provide for both healthcare as well as through the vaccination program, as well as by taking care of the necessary investments
that have been taking place to keep the economy aplomb. We have our next caller online with us, but before we take his call, time for a short commercial break. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी श्रोताओं को एक बार फिर से कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। हमारे कॉलर है अतानु शाह कोलकाता से। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ गवर्नमेंट, मेनली स्टेट गवर्नमेंट, बोरोड लोन्स and where are their pockets? And my second question is what is wealth and how wealth determine its value through market operation? And you may choose aluminium as an example. Thank you. Ma'am. When you look at the state governments borrow internally from the banks and the financial institutions or from the public. So the state governments can borrow loan from there. When we talk about state governments can also borrow from the RBI as well as from the central government. When we talk about wealth as a concept can be divided for individuals, companies or different organizations. For individuals, what they store as value in terms of property, in terms of gold and other assets which have storable values and future values or can give returns in the future would be considered as wealth. As for companies, usually we calculate it with the help of their market capitalization, which is the number of shares floating in the market multiplied with the price. और घरेलू शेयर बाजार की बात करें तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी दोनों में ही 1% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई। वैश्विक शेयर बाजार के असर से दोनों में उछाल आया है। सेंसेक्स ने आज फिर से 58,000 के स्तर को प्राप्त कर लिया और निफ्टी भी 17,300 के अंकों के पार पहुंच गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 814 अंक यानी कि 1.42% बढ़कर 58,014 पर आ गया। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 238 अंक यानी कि 1.39% की बढ़त के साथ 17,340 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की अगर हम बात करें तो बीएससी मिड कैप सूचकांक 1.76% बढ़ गया और स्मॉल कैप सूचकांक 0.99% की बढ़त पर दर्ज हुआ। And we have our next caller online with us, Jitendra from Jaipur. Jitendra, स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें। हाँ, थैंक यू। ये पूछना है कि फिजिकल डिफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा जो है वो क्या होता है? क्या ये बजट में पेश होता है, पता लगता है? अगर हाँ तो पिछला राजकोषीय घाटा कितना था? ये फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स माइनस गवर्नमेंट रेवेन्यूज, और जब एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होते हैं और रेवेन्यूज कम होते हैं तब उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। आपका फिस्कल डेफिसिट लास्ट बजट में 9.9% के आसपास था और बढ़कर के ये 12% के आसपास पहुंच गया था। इस साल का अनुमान लगाया जा रहा है कि फिस्कल डेफिसिट 6.8% होगा, पर इससे ज्यादा भी हो सकता है और ये हर बजट में जब एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज बताए जाते हैं उसके बाद स्टेट किया जाता है। एक और कॉलर है नरेंद्र है फरीदाबाद से, इनसे बात करते हैं। हेलो नरेंद्र। हाँ जी नमस्कार मार्केट मंत्र जी, प्रश्न पूछें। Looks like there seems to be a technical issue here. We are not able to connect to Mr. Naren, so let's get on with what's happening in the stock markets. At the domestic stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange and the Nifty at the National Stock Exchange today climbed more than 1%. Both indices gained amid positive cues from global share markets. The Sensex regained the 58,000 mark. The Nifty reclaimed the 17,300 level. The Sensex jumped 814 points or 1.42% to settle at 58,014. The Nifty surged 238 points or 1.39% to finish at 17,340. In the broader market at the BSE, the mid-cap surged 1.76% and the small-cap index climbed 0.99%. In the Sensex pack, shares of 27 companies climbed while 3 fell.
Tech Mahindra was the top gainer as it surged 4.9%, followed by Wipro, which added 3.7%. Bajaj Finserv gained 3.2% and Infosys 3.1%. On the other hand, IndusInd Bank lost 3.5%, Kotak Bank declined 2.1% and Hindustan Unilever slipped 0.4%. Sectorally, all indices gained except the metal index, which ended flat. Realty surged 3.2% and IT sector index climbed 2.7%. Tech and consumer durables both added 2.5%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,831 companies gained, while 1,711 fell. Shares of 144 companies remained unchanged. And we have our next caller online, Mr. Gurunath from Thane. Mr. Gurunath, welcome to the program. Please ask your question. जी मैम नमस्कार. नमस्कार, सवाल पूछें. यामिनी मैम को भी नमस्कार. जी नमस्कार. मैम मेरा क्वेश्चन है, मैम जो अभी जो अमेरिका में जो फेडरल रिजर्व बैंक के जो सीईओ उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने की जो घोषणा की है मैडम, मार्च में करने वाले हैं, तो क्या मैडम हमारे मार्केट पे इसका मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? थैंक यू मैडम. जी देखिए, अकोमोडेटिव स्टांस से जो है वो टाइटनिंग स्टांस पे पहुंच रहे हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया जा रहा है, जिसका सीधा असर एफआईआईज के पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पे पड़ेगा, जहां पर माना जाता है कि एफआईआईज जहां पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है वहां पे शिफ्ट कर जाते हैं. ये भी माना जाता है कि जब फेडरल रिजर्व संकेत देता है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के और इकोनॉमिक रिकवरीज होने के, तो बाकी सेंट्रल बैंक्स भी उसको फॉलो करते हैं और इंटरेस्ट रेट्स बाकी इकोनॉमीज में भी बढ़ सकते हैं. और इसी का अनुमान लगाया जा सकता है कि इंडिया में भी उसको फॉलो किया जा सकता है और वहां पे भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा सकते हैं. मुंबई से रत्नाकर है फोन लाइन पर. हेलो. Looks like Ratnakar is not yet with us, so why not have... Oh, he is. Ratnakar, welcome to the program. Please ask your question. हेलो, गुड इवनिंग. Good evening. Please अपना मेरा सवाल है कि अभी इकोनॉमिक सर्वे से ये पता चलता है कि इकोनॉमी प्री कोविड लेवल पर आ गई, तो इसलिए मार्केट ने उसको इंक्रीज करके अपने एक्सपेक्टेशन बढ़ाई है. तो आप क्या सोच सकते हैं कि आगे कल जो ये आने वाला है, बजट आने वाला है, उससे आम आदमी की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, तो कुछ आम आदमी के लिए रियायतें मिल सकती है? जी देखिए, बजट से यही उम्मीद की जा रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा. खास तौर पे फोकस किया जाएगा कि बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाए और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए रेगुलेशंस के माध्यम से जो ओवरऑल बिजनेसेस को सपोर्ट करे. फोकस खास तौर पे किया जाएगा एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर सेक्टर पे. ये भी माना जा रहा है कि सरकार की कोशिश रहेगी कि जितना भी फिस्कल सपोर्ट मिल सके वो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो गति शक्ति है या किसी और माध्यम से जो स्कीम्स लागू होती हैं, वो ओवरऑल बिजनेसेस को प्री कोविड और आगे लॉन्ग टर्म में एक ग्रोथ प्रदान कर सकें. And the next listener online is Shankar from Delhi. But before we take his call, let's listen from Nikhil about how the rupee behaved today in the market. जी हाँ, अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 42 पैसे मजबूत होकर 74 रुपए 62 पैसे प्रति डॉलर पर रहा. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 0.15% की बढ़त से 97.13 पर था. And now we have Shankar online with us. Shankar, welcome to the program. Please ask your question. Yes, ma'am. Very good evening. Just I was for basic question. If we are investing small in the market, for example, returns are less than 10,000, whether the returns are taxable, both from mutual fund as well as scrip. If we are participating in equity market, and returns are less than 10,000, whether it is taxable or if it is taxable, how we have to fill the ITR? Well, there are short-term capital gains and long-term capital gains, and they are taxable as short, depending upon the time horizon of your investment. They will be taxable as short-term or long-term. Up to 1 lakh, the gains are not taxable, which are of long-term capital gains. और कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक.
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और हमारे साथ हमारे एक कॉलर हैं इंद्रजीत झज्जर से। हेलो जी, आपका प्रश्न। गुड इवनिंग टीम। सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू में क्या अंतर है, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है। दूसरा क्वेश्चन ये है मैम से कि मार्केट स्टेबिलिटी वो कब तक देखते हैं जी, मार्च और अप्रैल। जी देखिए, स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है कि एक स्टॉक, जो भी स्टॉक होता है उसको 2 में या 3 में डिवाइड कर दिया जाता है, उस स्टॉक को ब्रेक कर दिया जाता है, उसे स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। बोनस इश्यू होता है जब शेयर के ऊपर एक और आपको शेयर दिया जाए। स्टॉक स्प्लिट इसलिए लगाया जाता है कंपनी द्वारा क्योंकि शेयर की प्राइसेस बहुत ज्यादा होती हैं, और जैसे ही स्टॉक स्प्लिट लगाया जाता है उनकी प्राइसेस कम हो जाती है और एक लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है शेयर को ट्रांजैक्ट करने के लिए। बोनस इशू डिविडेंड की तरह, जैसे डिविडेंड होता है या एक रिवॉर्ड देना होता है शेयर होल्डर्स को, वो दिया जाता है। स्टॉक स्प्लिट और बोनस दोनों ही रिवॉर्डिंग होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप मार्केट में कितना शेयर बढ़ेगा, उससे वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल होंगे। And now we have from Mumbai Mr. Digambar with us. Mr. Digambar, welcome to the program. Please ask your question. हेलो जी, अपना सवाल पूछें, कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ, मेरा सवाल ये है कि ब्लाइंड लोगों, दिव्यांगों के लिए टैक्स में कितने तक डिस्काउंट मिलता है इनकम टैक्स में। और दूसरा एक सवाल है कि जो डिसेबल लोग होते हैं वो खुद अपना पर्सनल डीमैट अकाउंट खोल के ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या। जी, इससे पहले कि यामिनी जी सवाल का जवाब दें, आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा अपना रेडियो कम कर लीजिए दिगंबर जी, आवाज रेडियो की। जी यामिनी जी, देखिए इस डिडक्शन के बारे में मुझे पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, पर मैं आपको अगले प्रोग्राम में इसके बारे में बता सकूंगी। और एशियाई बाजारों पर नजर डाल लेते हैं तो एशियाई बाजारों में आज बढ़त का रुख देखा गया है। एशियाई शेयरों में वृद्धि दर्ज हुई क्योंकि ब्रिटेन की ब्याज दरों में इस सप्ताह बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और तेल की बढ़ती कीमतें मुद्रास्फीति को प्रभावित कर रही हैं। कारोबार की बात करें तो दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.9% के उछाल में रहा। वहीं जापान के निक्केई 225 और हांगकांग के हैंगसेंग में 1.1% की बढ़त देखी गई, जबकि सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक ने 0.1% की वृद्धि के साथ कारोबार किया। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में आज कारोबार नहीं हुआ। कल के आंकड़ों के अनुसार इस महीने चीन की आर्थिक गतिविधियां धीमी रही हैं। यहां कोविड और लॉकडाउन ने उत्पादन तथा मांग को प्रभावित किया है। यूरोपीय बाजारों की अगर हम बात करें तो दिन के कारोबार में आज मिला जुला असर देखा गया। जर्मनी के डेक्स में 0.9% की बढ़त हुई, वहीं फ्रांस के कैक में 0.4% का उछाल आया। लंदन का FTSE 100 बिना किसी बदलाव के आज कारोबार कर रहा था। Yamini, Digambar also asked if a disabled person, a person with disabilities, can open a demat account. Well, anyone can open a demat account. A person with disabilities can also open a demat account. Right, and let's move on to the commodities. Let's begin with oil prices. Oil prices today rose as a supply shortage and political tensions in Eastern Europe and the West Asia put prices on track for the biggest monthly gain in almost a year. In intraday trade, Brent crude was trading around $91 per barrel, while WTI crude prices were at $87.10 per barrel when reports last came in. And the next caller online with us is Nandgopal from Delhi. Nandgopal, welcome to the program. Please ask your question. नमस्कार यामिनी जी को। मेरा ये क्वेश्चन है कि मोदी जी जैसे कहते हैं 3 बिलियन इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक ले जाएंगे, तो क्या 3 ट्रिलियन में ब्लैक मनी, जो ब्लैक में ट्रांजैक्शन होते हैं, वो सब शामिल होते हैं या कैसे होता है? हाँ जी, नहीं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जो भी फॉर्मल इकोनॉमी होती है उसी को शामिल किया जाता है। And Yamini, we were just, I just read out the oil prices which are now at $91 a barrel. And before I ask you that question, we already have another listener with us. That's Manoj from Delhi. Manoj, welcome to the program. Please ask your question. Hello, Manoj, please ask your, हाँ जी, अपना सवाल पूछे, कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर दिल्ली में है
एक ब्रोकर के पास, उसी के पास मेरा डीमैट अकाउंट भी है जी। मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी हुई उसको अपनी। जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ उसके साथ में, तो वो मेरे को बोलते हैं कि जितने शेयर्स के बेचने हैं, सपोज 1 लाख के शेयर्स बेचने हैं, तो कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपया मार्जिन मनी होना चाहिए। क्या ये सेबी की गाइडलाइन है या स्टॉक एक्सचेंज की? जी, ये गाइडलाइंस हैं, आपको फॉलो करनी होती है। एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको अपने अकाउंट में रखना होता है ट्रेडिंग के लिए, और कुछ कागज भी वो आपसे साइन कराते हैं जब आपका ट्रेड होता है। गौरव है गाजियाबाद से जो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। हेलो। नमस्ते, मैं यामिनी जी। जी नमस्ते। अगले फाइनेंशियल ईयर में ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ बता रहे हैं 8-9% होगी, तो ये कैन वी क्रॉस दैट और इट इज द हायर लिमिट और इट इज व्हाट वी आर टारगेटिंग? व्हाट इज द क्या वो होता है इसका? इज इट व्हाट वी आर टारगेटिंग और इज इट व्हाट वी विल अचीव और इज द मैक्सिमम वी मे? दिस इज द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ दैट वी आर लाइकली टू अचीव. Based upon the previous year's projections and the next year's projections, these estimates are created. So for this fiscal year, the projections are at 9.2% to achieve the growth, and for the next one, it is 8 to 8.5%. And in fact, even we see the Vice Chairman of the Niti Aayog has also said that we can achieve this growth at as per his. And now. Let's have a look at the gold prices from Nikhil. जी हाँ, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के फरवरी के वायदा कारोबार में सोना आज लगभग सामान्य बना रहा और 47,610 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। वहीं चांदी मार्च के वायदा कारोबार में 230 रुपए की बढ़त के साथ 61,270 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक बाजारों की बात की जाए तो सोना उछाल के साथ $1,791 प्रति औंस के स्तर पर रहा, जबकि चांदी बढ़त के साथ $22.50 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। Yamini, very quick question about the oil prices, like I was saying, and even the economic survey has warned against imported inflation. Well, the oil prices are at an all-time high, and as and when the economic recoveries continue, they will remain at a high level till the time OPEC does not increase the supplies. So there is that small, slight worry of inflation. Yes, inflation would be an important indicator, especially at the wholesale level, which is in the double digits. But overall, it's the economic survey has painted, like I said, quite a positive picture. And let's hope, that everybody from the common man to corporates, everybody get what they're hoping from the budget by Miss Sitaraman tomorrow. And before we conclude, thank you so much for coming to the studio and answering the queries of our listeners. And let us have a look at the headlines before we close. India to witness GDP growth of 8 to 8.5% in 2022-23 fiscal. Economic survey estimates growth of 9.2% for current fiscal. Domestic stocks climb more than 1%. Sensex regains to 58,000 mark. Nifty reclaims 17,300 level. Rupee logs robust appreciation of 42 paisa against the US dollar. And Brent crude prices rise to trade near $91 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow with the budget presentation throughout the day. Do stay with us. Namaskar. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra.